गोरक्षा इस देश में कभी बड़ा पवित्र काम माना जाता था, लेकिन आज गोरक्षा और गोरक्षकों की खबर जब आती तो सिर्फ खौफ पैदा होता है। पहले भी गोरक्षा के नाम पर भीड़ हिंसक होती थी, लेकिन पिछले 3 साल में तो सिर्फ खौफ पैदा होता है। पहले भी गोरक्षा के नाम पर भीड़ हिंसक होती थी, लेकिन पिछले 3 साल में गोरक्षा के नाम पर हिंसा इस कदर बढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी को 1 साल में दूसरी बार कहना पड़ा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा और ज्यादा हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह में उनका कार्यक्रम ऐसे वक्त में था जब गोरक्षा के नाम पर हिंसा की खबरें दिल्ली से लेकर झारखंड तक गूंज रही थी। दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद नाम के नौजवान की हत्या हो, या फिर झारखंड में गोहत्या के शक में उस्मान नाम के शख्स की पिटाई और उसका घर जलाने की घटना। पूरा देश गोरक्षा के नाम पर मुट्ठी भर लोगों के खूनी पागलपन से परेशान है। इन घटनाओं पर राजनीति भी हो रही है और आंदोलन। जुनैद की हत्या के विरोध में बल्लभगढ़ के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की, तो 28 जून को कई शहरों में नॉट इन माई नेम के नाम पर लोगों ने प्रदर्शन किया। देश के बिगड़ते माहौल और गोरक्षा के नाम पर समाज में बढ़ती नफरत पर प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ा। उन्होंने साबरमती आश्रम से 2 टूक चेतावनी दी कि गो भक्ति के नाम पर हो रही हत्याएं स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कथित गोरक्षकों से पूछा कि हम कैसे लोग गाय के नाम पर इंसान को मारते हैं? क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? क्या ये गोरक्षा है? क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गोरक्षा है? बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। जिला तो भारत का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। और हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपस में डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। पीएम जब आज बोल रहे थे तो वो गुस्से में भी नजर आ रहे थे, लेकिन क्या उनके इस गुस्से का असर होगा? क्या उनके इस बयान से गो हत्याएं रुक जाएंगी और जिस तरीके से गो हत्या के नाम पर हिंसा हो रही है वो रुक जाएगी? हम अपनी महाबहस को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आइए आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और छात्र जीवन से ही कांग्रेस में सक्रिय हैं। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा 38 साल की पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरविंद मोहन हमारे साथ 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव लेकर स्टूडियो में हैं। पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बहस की शुरुआत करूं उससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि हम ये क्यों सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम के आज के इस बयान से गो रक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो रुक जाएगी? क्योंकि करीब करीब साल भर पहले भी पीएम ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने गो रक्षा को लेकर चिंता या गो रक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर चिंता जताई थी। तब उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। पीएम नकली गोरक्षक बता रहे थे उन लोगों को जो गोरक्षक के नाम पर हिंसा फैलाते हैं और कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। ये अगस्त 2016 का बयान था। अब 2017 चल रहा, जून का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं।
बल्कि बढ़ी। ऐसे में सवाल ये कि पीएम के बोलने का क्या असर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, पीएम ने पहले भी बयान दिया, पहले भी नाराजगी जताई और पहले भी चिंता जताई। अब जो पीएम आज कह रहे हैं, क्या उसके बाद जमीन पर स्थिति बदल जाएगी? हमको तो करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रभाव राष्ट्र के लोगों पर पड़ता है। उन्होंने गैस सब्सिडी के मामले में लोगों से कहा कि आप गैस सब्सिडी वापस कर दीजिए। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी वापस कर दी। यदि किसी को मन में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा फैलाना है तो उसको अपने मन को परिवर्तित करना होगा, क्योंकि गौ अपने आप में अहिंसा की प्रतीक है। महात्मा गांधी स्वयं है वो गौ पूजक थे, लेकिन अहिंसा के सबसे बड़े जो है। प्रेम शुक्ला साहब, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि पीएम का पिछला बयान अगस्त 2016 का था, ये बयान जून 2017 का है। करीब करीब 10 महीने बीत गए और 10 महीने में घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ी हैं। आपको भी पता है, बोलिएगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कहां कहां क्या क्या हुआ है, लेकिन आपको पता होगा, मुझे अच्छे से पता है। ऐसे में पीएम के बोलने का अगर असर होता तो इस 10 महीने में ही दिख जाता, वो असर क्यों नहीं दिखा? देखिए, ये इस तरह से कहना है कि जैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी रहे, फिर उनके नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता मिली तो 10 लाख लोग जो है उसमें मार दिए गए। तो इसका दोष आप जो है महात्मा गांधी के अहिंसा विचारों को नहीं दे सकते, या ये नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी का विचार कोई स्वीकारता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो कानून हाथ में ले रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ने की आवश्यकता, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव होगा। कुछ छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं नियंत्रित होना आवश्यक है। कहीं पर भी गौ रक्षा के नाम पर हिंसा, ये कहीं जो है स्वीकार्य नहीं हो सकती, अस्वीकार्य है और कार्रवाई होगी। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आज भी कार्रवाई हो रही है। जिस किसी जगह पर गौ रक्षा के नाम पर किसी ने हत्या की हो तो किसी की प्रशंसा नहीं की गई है, किसी का संरक्षण नहीं दिया गया है। प्रशंसा तो कोई नहीं कर सकता सर, प्रशंसा तो कोई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पर सवाल ये है सर कि जो की कार्रवाई हो रही है तो फिर घटनाएं क्यों हो रही है? ये हिम्मत कहां से आ रही है इन लोगों के अंदर? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जी, 10 सेकंड दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानने वालों की केरल में हत्या होती है और उसके मुख्यमंत्री प्रशंसा करते हैं। मानव हत्या प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा की जाने का राजनीतिक चलन इस देश में रहा है और हम तो उसकी निंदा करेंगे, धिक्कार करेंगे, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं सर, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? मैं आंकड़े लेके बैठा हूं सर। जितने आपके बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, सब जगह आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर पीएम इतना दुखी और चिंतित हैं, किन किन सीएम को बुला के बोला कि तुम्हारे यहां ऐसा कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आइंदा खबर आई तो? सारे प्रधानमंत्री ने एक बार संदेश दिया तो हमारे मुख्यमंत्री उस संदेश को स्वीकारना जानते हैं और किसी भी गौ रक्षा के नाम पर की गई हत्या की कार्रवाई पर कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है। आप आतंकवाद पर फांसी दे रहे हैं, गोली मार रहे हैं, फिर भी आतंकवाद नहीं। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी राजकोट से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, फिर हम इस महाबहस पर लौटेंगे। पास माना जाए, क्योंकि एक स्वस्थ बालक को अपनी जगह से उठ करके किताब लेने में जितना, अलमारी में से किताब लेने में जितना समय जाता है, दिव्यांग बालक को उससे 3 गुना समय जाता है, 3 गुना शक्ति लग जाती है। ऐसे बालक को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। और गुजरात में जब हमारी सरकार थी, मैं जब यहां काम करता था, उस समय मुझे ऐसे कई निर्णय करने का अवसर मिला था। जब हम दिल्ली गए, बारीकी से एक चीज देखने लगे कि भाई आखिर इन विषयों में क्या हाल है। सिर्फ हमने दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग शब्द खोज करके ही अपना काम पूरा नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं एक बहन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है, उनको समझा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी, आजादी के 70 साल के बाद भी ये जो निशानी की जाती है, साइनिंग की जाती है अलग अलग भाषा समझाने के लिए,
हिंदुस्तान के हर राज्य में वो अलग अलग थी, भाषाएं अलग थी, वो तो मैं समझता था, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए एक्शन की भी में भी बदलाव था। इसके कारण अगर तमिलनाडु का दिव्यांगजन है और गुजरात की कोई टीचर है, वो दोनों के बीच में संवाद संभव नहीं था। ये भी जानती थी कि दिव्यांग के साथ कैसे बात करना, वो भी जानता था कौन सी निशानियां, लेकिन तमिल भाषा में जो पढ़ाई गई वो निशानियां अलग थी, गुजराती में पढ़ाई गई निशानियां अलग थी। और इसलिए पूरे देश में मेरा दिव्यांगजन कहीं जाता था और कुछ कहता था तो समझने के लिए इंटरप्रेटर नहीं मिलता। हमने सरकार में आने के बाद काम बड़ा है या छोटा वो बात का विषय है, लेकिन सरकार संवेदनशील होती है तो कैसे सोचती है। हमने कानून बनाया और देश के सभी बालकों को एक ही प्रकार की निशानी सिखाई जाए, एक ही प्रकार के टीचर तैयार किए जाए, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इतना ही नहीं, हमने उस साइनिंग सिस्टम को स्वीकार किया है कि अब हिंदुस्तान का बालक दुनिया के किसी देश में जाएगा तो भी निशानी से अगर उसको सीखना है तो वो लैंग्वेज उसको अवेलेबल हो गई है। काम भले छोटा लगता हो, लेकिन एक संवेदनशील सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 92 से, याद रखिए, 1992 से सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को साधन देने के विषय में विचार हुआ, बजट देना शुरू हुआ। आजादी के इतने साल के बाद हुआ। आपको जानकर के हैरानी होगी, 92 से लेकर के 2013 तक, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी, तब तक इतने सालों में देश में सिर्फ 55 ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें दिव्यांगजनों को बुला करके कोई साधन दिए गए थे। 55। भाइयों बहनों, 2014 में आए, आज 2017 है। 3 साल के भीतर भीतर हमने 5500 कार्यक्रम किए, 5500। तीस साल में 55 कार्यक्रम, 3 साल में 5500 कार्यक्रम। ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार की संवेदना कितनी है। सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को चरितार्थ करने का हमारा मार्ग क्या है। और भाइयों बहनों, एक से बढ़कर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर स्थापित कर रहे हैं हम, दिव्यांगजनों की मदद के वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज भी राजकोट ने 18,500 दिव्यांगजनों को एक साथ एक ही छत्र के नीचे साधन सहाय का एक विश्व रिकॉर्ड आज प्रस्थापित कर दिया है। मैं गुजरात सरकार को, राजकोट के अधिकारियों को और सभी मदद करने वाले बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि मेरे दिव्यांगजनों की चिंता करने के लिए इतना आगे आए। अभी मैं कुछ साधन यहां टोकन रूप कुछ दिव्यांगजनों से दे रहा था। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता था। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता था, जो खुशी नजर आती थी, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है दोस्तों। और हमारे गहलोत जी जब भी कोई कार्यक्रम बनाते हैं और कभी मुझे आग्रह करते हैं तो मेरे और कार्यक्रम को आगे पीछे करके भी दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में जाना मैं पसंद करता हूं। मैं इसे प्राथमिकता देता हूं।
क्योंकि एक समाज के अंदर ये चेतना जगना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां रेल के डिब्बे में जाना है, सामान्य लगता नहीं है। बस में चढ़ना है, सामान्य मानवी को लगता नहीं है। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया है। पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, राजकोट में थे, गुजरात में चुनाव बहुत दूर नहीं है, और वो बहुत सारी बातें रख रहे थे। और मैं दूसरे मेहमानों पर आऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, एक और सवाल आपसे। पीएम को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को लेकर हम बहुत संवेदनशील हैं। 3 साल में 5500 कार्यक्रम किए। इतने संवेदनशील, गोरक्षा के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर अगर ये सरकार थी तो पीएम 3 साल में सिर्फ 2 बार बोले। कितने ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें लोगों को समझाया जा सके? आपके मंत्री और नेता जाकर ये समझाते कि गोरक्षा के नाम पर यह हत्या उचित नहीं है। कितने कार्यक्रम हुए? देखिए, विकलांगों का, दिव्यांगों का जो मामला है और इसको दोनों को जोड़ना ही मुझे लगता है बेतुका है। सर, आप सब्सिडी छोड़ने, गैस की सब्सिडी छोड़ने को गो हत्या से जोड़ रहे थे तो ठीक था। 25-25 हजार हत्याएं हो गई है क्या? आप सब्सिडी को जोड़ रहे थे गो हत्या से, तब ठीक था। नहीं, इसमें नहीं, आपने कहा प्रभाव, तो मैंने प्रभाव बताया। हाँ, मैंने प्रभाव बताया। मुझे लगता है मैंने ये 2 विषय इसलिए जोड़े क्योंकि दोनों संवेदना से जुड़े विषय हैं। संक्रामक बीमारियों की तरह नहीं फैलती। सरकार की दिव्यांगों की संवेदना बहुत अच्छी है, वो निंदनीय है। और पूरे देश का माहौल अगर बिगड़ रहा है, पीएम चिंतित है, तो उसको लेकर संवेदना नहीं, दिव्यांगों के लिए मैं वही कह रहा हूं, हमारी संवेदना उतनी ही प्रबल जो है गौ रक्षा के नाम पर निर्दोषों की हत्या को लेकर भी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका जिक्र कर रहे हैं। और हर प्रदेश में 3 साल में 2 बार हुई है, उसमें 3 साल में 2 बार प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। किंतु इसको इस तरह पेश करना कि जैसे ये संक्रामक रोग हो गया है, ये संक्रामक रोग नहीं हुआ है। कृपया इसको समझें। कुछ पीएम बेकार ही चिंतित हो रहे हैं, संक्रामक रोग नहीं। और दिव्यांगों की जो मामला है, जहां आप जो है 55 कार्यक्रम 22 वर्ष में करते हैं, जहां 22 वर्ष में 55 कार्यक्रम होते हैं, वहां 55 सकारात्मकता है। अभय दुबे जी, मुझे ये बताइए, अभय दुबे जी, क्या सरकार ने अब तक वो काम किए हैं जो उनको करने चाहिए थे, अगर वो गौ रक्षा के नाम पर हो रही हत्या रोकने के लिए चिंतित थे तो? देखिए, प्रधानमंत्री जी समूचे देश के नागरिकों ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि वे स्वयं गुहार नहीं लगाएं, वे अपने कृतित्व पर भरोसा करें और उसको प्रतिपादित करके बताएं कि ये इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की हत्याएं ना हो। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक ये तथ्य लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2016 में वक्तव्य दिया, उसके बाद एक कमल दीदी जो तथाकथित गोरक्षक है, वो पुलिस अभिरक्षा में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थाने में जाकर उन आरोपियों को बाहर बुलवाती है और मीडिया के सामने ये कहती है कि तुम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हो, तुम चिंता मत करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। और ये दृश्य, और इस पर डिबेट भी इंडिया न्यूज ने किया था। तब संशय होता है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी आकर वर्ष में 1 या 2 बार वक्तव्य देते कि चूंकि देखिए आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आप सुन लीजिए, आपका अवसर आएगा तब आप अपना वक्तव्य दीजिए। नहीं, बीच में कुछ बोल दिया तो परेशानी देश में यह है सोनिया गांधी कि कोई भी परिणाम अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाती है, तब वो ये कोशिश करती है कि एक प्रकार का उन्माद देश में पैदा करें, जिसके आधार पर, जिसके पर्दे के पीछे उन सारी असफलताओं को छुपाया जा सके। मुझे एक बात बताइए, चाहे वो सांप्रदायिक, चाहे वो गायब का विषय हो। अभय दुबे जी, क्या इसको इस लिहाज से देख सकते हैं क्या कि भीड़ अगर कुछ कर रही है उस पर पीएम या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? 1984 की भी एक भीड़ थी जो नाराज हुई और उसने जो दंगे किए वो आपसे नहीं संभला था, तो आपका भी इतिहास उस भीड़ को संभालने का कोई बहुत अच्छा नहीं है।
सुशांत जी, इतिहास प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, ये सीख लेने के लिए है। इतिहास में अगर किसी सरकारों ने, किसी राजनीतिक दल ने ये अगर दुष्कृत्य किया है तो उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। दुष्कृत्य किया है, अच्छी बात। प्रजातंत्री बिल्कुल, ये इसको मंत्री क्यों बनाया? हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए, मगर उस इतिहास से सबक लेने की अपेक्षा उसको निरंतर जारी रखना अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, इससे विभक्त और कोई प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता। ये नियोजित षड्यंत्र देश के साथ है। नहीं, प्रेम जी वो एक बात विकास की बलिवेदी पर है। वो ये बात यहाँ पर कि उन्होंने जो किया अगर वो आपकी नजर में गलत था तो आप उस पर सवाल उठा के सही नहीं हो जाएगी। हत्या की जा रही है। ठीक है, मेरे साथ और पत्रकार भी है, मैं उनकी राय लेना चाहता हूं। मैं वो धर्म जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता हो, किसी की नृशंस हत्या का समर्थक हो सकता है, तो ये हिंदू तो कतई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए, सरकारों को रोकना चाहिए, वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, और महात्मा गांधी के एनके सिंह साहब, मुझे ये सोनिया गांधी के नेतृत्व क्या में प्रधानमंत्री का बीते 3 साल में 2 बार बयान देना भर काफी है और क्या उससे कोई बदलाव जमीन पर आ सकता है? और देखिए एक बात हम बता दें कि कभी कभी इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना बड़ा हास्यास्पद लगता है, दोनों के लिए है ये। हाँ। जो सत्ता में दोनों पार्टियां रही हैं, प्रेम शुक्ला जी बहुत ही संजीदा आदमी है, जब इनडिफेंसिबल को एक्सेप्ट कर लेना आप शुरू करना चाहिए। उनका पूरा तर्क हमने सुना। आप जरा सोचिए, आज मोदी जी का भाषण था, उसमें उन्होंने 2 बातें कही, सरकार की संवेदना और समाज के अंदर चेतना, ये दोनों बातें उन्होंने कही। पहलू खां आप जब ये दिखा रहे थे, जब प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, तो आप एक विजुअल साइड में दिखा रहे थे जिसमें पहलू खां को पटक कर पीट कर मार दिया गया, इसलिए कि वो जेन्युइनली एक वैलिड पास के साथ गाय का व्यापारी था। जुनैद को अभी 3 दिन पहले मारा गया है। इसके बाद आप जब डिफेंस लेते हैं तो बड़ा भोंडा लगता है। आप कहिए कि लंपट है, गोरक्षा के नाम पे लंपट है, और मोदी जी को सिर्फ 10 महीने में 2 बार हृदय इसका उद्गार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह थी कि वाकई चीफ मिनिस्टर को बुला के कहते कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अब इस पे जज करेंगे, और कम से कम बीजेपी का इस समय 16 राज्य में है तो नहीं बोला हम बोल रहे हम तो बिरादरी के हैं, इसलिए तो हमारे लिए साथ तो चुप रह सकते हैं आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 10 महीने में सिर्फ ये दिल का गुबार निकालना और दिल का वो करना, इसकी जगह अच्छा रहता कि चीफ मिनिस्टर को बुला के चुपचाप कह दे तुम्हारी परफॉर्मेंस इससे हम जज करेंगे कि लंपट घूम रहे हैं जो और किसी जुनैद को मार रहे हैं, ये बंद कर दो। ठीक है, और उस दिन से ये बंद हो जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये नहीं कर रही बीजेपी। कभी केरला का, अरे भाई आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। हम आपसे जब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आपके राज्यों में ये क्या हो रहा है, ये लंपट घूम रहे हैं गोरक्षा के नाम पे, जबकि गांधी ने गो सेवा कहा था, गोरक्षा वर्ड कभी नहीं यूज किया था, इसके बहुत खिलाफ थे। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अरविंद मोहन जी का भी एक रिएक्शन लेना होगा। अरविंद जी, ये बताइए कि ये पीएम गंभीर हैं, चिंतित हैं, ठीक है, कम बोल रहे हैं, हो सकता है मन में बहुत उनको चिंता हो, बोलते कम है उसको लेकर। मन की बात एक भी गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्या पे नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो और क्या कर सकते थे? उन्होंने किसी मुख्यमंत्री को बुला के नहीं बोला, उन्होंने बजरंग दल, गोरक्षा दल, युवा वाहिनी, किस पे कार्रवाई हुई है, मुझे ये बताइए। नहीं, वो असल में जो प्रेम शुक्ला ने बात जहां से शुरू की, मामला वही है। मन बदलने की चीज ये नहीं है, ये कानून की चीज है, और कानून जो भी हाथ में लेता है उसके साथ कड़ाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में सरकार चूक रही है, केंद्र की भी और राज्यों की भी। कहीं भी कानून की रखवाली उस तरह से नहीं हो रही है, उल्टे जो कानूनी पहल सरकार की तरफ से हो रही है, अभी जो पशुओं के ट्रेड पे है या बाकी चीजों को जिसको लेकर सरकार अभी भी असमंजस में है कि उस कानून को वापस लेगी और उस फैसले को क्या करेगी, तो वो सब चीजें इसी को बढ़ावा देने वाली है। जो पार्टी के लोग ये उत्पात मचवा रहे हैं, संघ के लोग जो इसके पीछे हैं, उनको मंडित किया जाए, उनको कहीं से सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होती। और ये असल में एक द्वंद्व ये है कि कोर वोटर ग्रुप वही है। तो प्रधानमंत्री आज जो बोल रहे हैं या साल भर पहले जो उन्होंने बोला उसमें, और उनकी ड्यूटी या उन्होंने जो कसम ली है संविधान की रक्षा की कि देश एक कानून से चलेगा, इन दोनों का टकराव है। तो वो ये फैसला उनको करना है कि
कि वो किस तरफ जाएंगे, कोर वोटर की तरफ, अपने उस बिरादरी की तरफ, संघ परिवार जिसको हम बोलते हैं, या फिर देश का पूरा देश। और जो बातें आज वो गांधी के इस पे गए हैं आश्रम में, तब उनको शायद ये याद आ रहा है कि गांधी भी गौ सेवक थे और बड़ी गौशाला बनाना और ये करना उनके प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन आप वोट की बात कर रहे हैं तो ये भी जोड़ सकते हैं ना सर कि उनको गुजरात में चुनाव है, तो ये बात इसलिए ध्यान आ रही है क्योंकि ऊना का मामला उठेगा, उस चुनाव या गुजरात में वो इशू कहीं ना कहीं बना है, खास तौर से दलितों में। तो दलित मुसलमान जो एकता एक तरह से दिख रही है इस सवाल पे, समाज के बाकी का कल ही जिस तरह से अचानक बिना किसी संगठन के लोग निकले हैं देश भर में, वो सब चीजें प्रधानमंत्री। मनीष हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं जहां पीएम इस वक्त अपना दौरा कर रहे हैं। मनीष ये बताइए, पीएम के इस बयान में कितना दर्द और कितना चुनावी आकलन भी है कि गुजरात में कहीं ऊना का मामला जो है वो उठे तो फिर हमारे पास कहने के लिए तो कुछ होना चाहिए। या विजुअल में दिखा भी रहे हैं ऊना का ही मामला, ऊना का मामला हम दिखा भी रहे हैं। देखिए सुशांत, जैसा कि नरेंद्र मोदी की शैली, उनके अंदाज और उनके संकेत और संदेश देने के तरीकों को सब जानते हैं, और वहां पर स्टूडियो में बड़े पत्रकारों का पैनल है, प्रेम जी कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, मोदी ने आज जो गौ हत्या को लेकर जो अहमदाबाद में कहा है, वो भी गांधी के आश्रम से, साबरमती के आश्रम से, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसके पीछे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी वजह है, क्योंकि गौ हत्या को लेकर गुजरात में भी ऐसे कई वाक्य देखे गए जिसको लेकर की हिंसा दिखाई दी थी, और इसी के मद्देनजर उनका वो अंदाज की भावनात्मक हो जाना, उस मुद्दे को उठाना, जिस मुद्दे को लेकर देश में संवेदनाओं की बात हो रही है, देश में बात हो रही है कि ऐसे मुद्दे कैसे उठा जाए। हालांकि यहाँ पर अभी राजकोट में उनको और 2-3 घंटे बिताने हैं, लेकिन अभी दिव्यांगों के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए, मनीष जी मैं माफी चाहूंगा, आपके पीछे जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें, हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो सवाल सब उठा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार अगर वाकई बहुत चिंतित थी तो कार्रवाई होती क्यों नहीं दिखी। और एक बात मुझे ये बताइए, ये विजुअल भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों के लिए, बैठे हुए आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी आपके पास, और अभी उनको आने में लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे कतारों में खड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सजावट और वो सब की गई है, जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी तो जो सजावट और एलईडी है वो यहाँ पर उसका आलम और अंदाज हम कैमरे के जरिए हम आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौटता हूं। बारिश हुई है लेकिन पीएम के आने को लेकर लोगों में उत्साह वहां दिख रहा है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो लोग जिनको कि एनके सिंह साहब लंपट बता रहे हैं, जो लोग इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, वो बीते 3 साल में पैदा हो गए ऐसा नहीं है। उनमें ये बीते 3 साल में ऐसा क्या हुआ है कि उनमें वो जोश आ गया है, उनका वो डर खत्म हो गया है कि वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। देखिए, जो भी कोई लंपट है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई, ऊना में भी कठोर कार्रवाई हुई है। जो भी लोग ऊना की घटना में शामिल थे, किसको रियायत दी गई, एक नाम मुझे बता दे। अखलाक पर हुई, उस पर भी कार्रवाई हुई, जुनेद पर हुआ, लेकिन जो सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि गौरक्षकों को कहीं से भी उसके नाम पर कोई लंपट यदि खड़ा है तो समाज से भी किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। कानून का डंडा तो उस पर चलना ही चलना। मैं ये पूछ रहा हूं, सामाजिक चेतना क्या पीएम जब 1.5 साल में एक बार बोलेंगे तभी जागेगी क्या? आप लोग उसके लिए और क्या कर रहे हैं? का संदेश है निश्चित तौर पर। देखिए, पहले आप देखिए, अभी आप अपने नैरेटिव में आपके एक प्रवक्ता ने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक व्यक्ति ने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसमें आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी का पहला वक्तव्य आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह आदरणीय भैया जी जोशी ने तत्काल उसका समर्थन किया और गौरक्षक के वेश में जो लंपट है उनसे सतर्क रहने की बात की। तो संघ परिवार मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, लोग सड़क पर सतर्क रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, सरकारों को नहीं। मुझे ये बताइए, पीएम खुद कह रहे थे ना सर, पीएम खुद कह रहे थे कि 80% जो गोरक्षा के नाम पर ये हरकत कर रहे हैं वो सब फर्जी हैं। आपने गोरक्षा दल को बैन क्यों नहीं कर दिया? पीएम अगर इतने चिंतित है, गोरक्षा दल को बैन कर दीजिए आप। हाँ, ऐसे फर्जियों के खिलाफ कार्रवाई, बजरंग दल को बैन कर दीजिए आप, हिंदू युवा वाहिनी को बैन कर दीजिए आप। क्या जरूरत है? आप गोरक्षा दल कितने पंजीकृत है तो बैन करेंगे आप? अरे जितने कर दीजिए ना सर। पंजीकृत कहाँ है?
आप कृपा करके बैन के प्रोसेस भैया आपका संघ ही पंजीकृत नहीं है और संघ ऐसी स्थिति क्या चीज है? सांस्कृतिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन अरविंद मोहन कह रहे हैं है? संघ भी पंजीकृत नहीं है। संघ भी पंजीकृत नहीं है, पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया उसने, तो इसलिए पंजीकरण का चक्कर आ रहा है। नहीं संघ के तमाम संगठन जो है वो पंजीकृत है। कृपया आप कृपया आप इस तरह का जो है विवाद राष्ट्रीय संघ जो है सांस्कृतिक सामाजिक अरे सर तो सक्रिय है। सर एक बात बताइए, कोई आतंकवादी संगठन, बात बताइए, कोई आतंकवादी संगठन क्या पंजीकृत है नहीं पंजीकृत है ये देखकर आप उस पर बैन लगाते हैं क्या? समर्थन और संरक्षण ये गोरक्षा के नाम पर आतंकी तो फैला रहे हैं, इन पर बैन लगाइए आप। मैंने आप प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं ना भाई साहब? हाँ। नहीं, प्रतिबंध की प्रक्रिया पर मेरी टिप्पणी है। प्रतिबंध की प्रक्रिया पर टिप्पणी है। कोई व्यक्ति यदि गौरक्षा के नाम पर लंपटता कर रहा है तत्काल कार्रवाई का पात्र है वो। तो मतलब लोग मर जाए उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाए, यही आपकी लिए उपलब्धि है। अनावश्यक खींचकर विवाद में बदनाम करने की आदत से बचे। लोग मर रहे हैं, आप पत्रकार। सर मैं आपको बताऊं प्रेम शुक्ला जी, आज जब पीएम ने ये कहा ना, ये चिंता जताई तो बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि पत्रकार जब ये कहते हैं तब तो लगता है कि आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है। पीएम आज चिंतित थे तो मुझे अंदर से ये लगा कि चलो अब कम से कम पत्रकारों पे आरोप तो नहीं लगेगा कि आप गलत तस्वीर दिखाते हैं। पीएम को भी वही दिख रहा है। नहीं, मैं सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कह रहा है इस तरह की मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, अभय दुबे जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? फोन भी कट गया। अभय जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? फोन कनेक्शन कट गया है, शायद उनका फोन कनेक्शन कट गया है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। एनके सिंह साहब ये बताइए कि ठीक है सरकार इसको डिफेंड कर ले या जो भी कर ले, लेकिन जो माहौल बन रहा है अगर यही स्थिति रही तो क्या आने वाले दिनों में स्थिति और भयंकर होने वाली है? हाँ जी हाँ, जिस तरह से आप यूलोजाइज कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं इन लंपटों को जो कि शुद्ध रूप से गुंडे हैं, उनको जिस तरह महिमा मंडित करके आप यूपी में देख लीजिए, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, आज उनको टिकट दे के आपने एमएलए बनाया है। तो अगर ये इंडोर्समेंट नहीं रहेगा तभी और इससे विकास नहीं होगा। दरअसल मोदी जी के ये दुश्मन हैं। अगर आप गौर से देखें तो सरकार के विकास कार्यक्रमों का अगर कोई एक दुश्मन है तो ये लंपट है जो कि पूरे समाज में विध्वंस फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह के नाम पे ये दिक्कतें कर रहे हैं। मुझे एक चीज और समझाइए जो मैं सवाल प्रेम शुक्ला से पूछ रहा था, आप दोनों पत्रकारों की उस पर राय चाहूंगा कि बीते 3 साल में गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा हुई है उसके मामले 96% बढ़े हैं। ये जो भीड़ है इसको ये ताकत कहां से मिली? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा ही सोशियोलॉजी का सवाल है। एक फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, इसको कहते हैं झूठी चेतना सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के। अनफॉर्चुनेटली ये सही चेतना है और ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है, हल्का सा जब आप इशारा कर देते हैं सत्ता की तरफ से, इनडायरेक्टली इशारा होता है, महिमा मंडित किया जाता है और इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि तुम करके जेल चले जाओ, अगली बार आओगे तो एमएलए का टिकट तो पक्का है। और ये लालू यादव भी इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इसको कहते हैं। लालू यादव भी यही करते हैं, मायावती भी यही करते हैं, जितने भी हैं। लेकिन अब ये पार्टी कर रही है तो इसके विकास का जो व्यापक एजेंडा है वो कहीं बुरी तरह अरविंद जी, अगर ये बीजेपी की शय पे हो रहा है तो पीएम का जो ये दुख और ये जो चिंता वो दिखा रहे हैं और जो गुस्सा दिखा रहे हैं तो बेकार। सुशांत बड़ा अच्छा सवाल किया। पीएम का ये पैराडॉक्स है। वोट, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, वोट तो आप पाए हैं, कोर वोट इन्हीं का है। 16% जो कोर वोट होता है वो बीजेपी का इन्हीं का होता है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपको विनेबिलिटी के लिए करीब कम से कम 14% वोट और चाहिए, जो कि आपके लिबरल होने से होगा। और डंडे मार के जेल में ठूस के जब आप इनको रखेंगे तभी जो व्यापक हिंदू वर्ग है वो आपको वोट देगा। इसलिए आपको ये पॉलिटिक्स आपकी गलत है अगर आप इनको इस तरह से छोड़ रहे हैं। अरविंद जी आप एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। जैसे कल भी ये बात आ रही थी कि जो अभी दंगे का आरोपी है वो योगासन कर रहा है कलेक्टर के साथ बैठ के यूपी में योगासन कर रहा है, अभी कल है। तो अब ऐसे हो सकता है अगली बार उसको टिकट मिल जाएगा। तो ये पार्टी ही बढ़ा रही है। ये जो एक संगठित है, 20 मुंह से 20 बात बोलने वाला संघ परिवार है, वही ये करता है।
और आप उस प्रवृत्ति को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री होके, सबसे ताकतवर आदमी होके आप उस प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? या आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं, कंट्रोल में है क्यों नहीं? अगर प्रधानमंत्री चाहे तो सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, अरे प्रधानमंत्री चाहते हैं एक रात में नोट बंद कर देते हैं और कहते हैं जनता मेरे साथ खड़ी है। वही तो ये गोरक्षा के हक के नाम पर उसमें जनता नहीं खड़ी हुई। आपके लिए ये कंट्राडिक्शन है। इस कंट्राडिक्शन को मैनेज करना कि आप अपने कोर ग्रुप को खुश रखेंगे या संविधान की शपथ का पालन करेंगे, ये आपको तय करना है। मनीष जी, मुझे ये बताइए, आप गुजरात में हैं, यहां जितने लोग हैं उनको ये लग रहा है, वरिष्ठ पत्रकारों को खासतौर पर, कि बीजेपी जानबूझकर अगर चाहे तो रोक सकती है, लेकिन इसको रोक नहीं रही है या रोक नहीं पा रही है। क्या गुजरात में भी ऐसा ही माहौल है? और आज जो पीएम ने कहा है उसको लेकर क्या लोगों में चर्चा है क्या? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुशांत, दोबारा दोहराएं आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि यहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको ये लग रहा है कि बीजेपी और पीएम अगर चाहें तो ये घटनाएं रुक सकती हैं, लेकिन अगर ये नहीं रुक रही हैं तो इसके पीछे बीजेपी का दोष माना जाना चाहिए। गुजरात में चूंकि चुनाव है, क्या वहां पर इस तरीके की चर्चाएं हैं? और आज जो पीएम ने कहा है उसको लेकर भी क्या लोगों में चर्चा है कि पीएम जो कह रहे हैं वो वाकई उनके दिल से बाहर आ रहा है या चुनावी तौर पर बातें खाली रख दी गई हैं? देखिए, जहां तक गुजरात में चर्चा की बात है सुशांत, मैं ये कहना और बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह अहमदाबाद में ये कहा है। और जहां तक राजकोट सौराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर अभी केवल नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर जो भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं उसको लेकर लोग जोश में हैं कि इसके बावजूद कि ऊपर से आसमान से बारिश जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद कि बारिश हो सकती है, ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उसको लेकर जो लोगों में उत्साह है, लोग उस उत्साह में डूबे हुए हैं कि प्रधानमंत्री की लगन, और उस लगन में लोग मगन हैं। अभी जहां तक बात की जाए कि जो प्रधानमंत्री ने सवेरे वक्तव्य दिया है, जो अपने उद्बोधन में उन्होंने गौहत्या को लेकर बात की है, इस बात को लेकर वो गांधी के साबरमती आश्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मुद्दा कोई भी हो वो अहिंसा के जरिए जीता जाना चाहिए, उसमें जो अमल होना चाहिए वो अहिंसा के जरिए होनी चाहिए, ना कि हिंसा की। जाहिर सी बात है उनका ये कहना कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखकर है, और चुनाव के मद्देनजर, जैसे गुजरात में चुटनी कहा जाता है, बड़ा प्रधान अगर ये कह रहे हैं तो इसके मायने निश्चित बहुत दूरगामी होंगे और प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर गुजरात में तमाम चर्चाओं के दौर भी शुरू होंगे। लेकिन आज जहां तक गुजरात की बात की जाए तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा ही मुख्य रूप से माना जा रहा है। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुशांत जी। अभय जी, मैं एक सवाल आपसे भी समझना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस देश की दूसरी, मतलब 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अगर मान लीजिए इस देश में इस तरीके का माहौल बन रहा है जहां गोरक्षा के नाम पर इस तरीके की हिंसा हो रही है, क्या सारी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है? आप लोगों ने कितने कार्यक्रम किए कि आप उस भीड़ में जाएं और लोगों को समझाएं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है? जहां कोई मारा जाता है वहां राजनीति करने के लिए पीड़ित के परिवार से आप लोग मिलते हैं, लेकिन जो दल या जो संगठन ऐसा कर रहे हैं उनमें से कितने के पास कांग्रेस पार्टी या उनके कार्यकर्ता गए और उनको सैनिटाइज करने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? सुशांत जी, मुझे बताइए, जब इतने हिंसक लोग हो, इतना हिंसक मनोवृत्ति के लोग हो और सत्ता पोषित मानसिकता के लोग हो, तब ये दुस्साहस कोई कर सकता है? नहीं, लेकिन ये दुस्साहस करते हुए सर, इन्हीं हिंसक लोगों के बीच में आपके खुद के पार्टी के लोग बीफ पार्टी कर लेते हैं विरोध जताने के लिए, तब तो उनमें हिम्मत आ जाती है। सुशांत, तब उनको डर नहीं लगा? वो भारतीय जनता पार्टी में मेघालय में भी की है, वो नहीं बताया गया। वो डर की बात नहीं कर रहे ना, आप अपना बताइए। आप कह रहे हैं डर लगता है, डर लगता है तो बीफ पार्टी करने में डर नहीं लगा आपको? सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये तो अमित शाह साहब का गोवा का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां पर गोमांस परोसा जाता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ये गोवा सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपको बीफ खाने में डर नहीं लगता तो बीफ के बारे में समझाने में क्यों डर लगता है? लोगों से के पास जाइए, समझाइए। देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं,
देश के गृह राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूं। मैं बात जो कह रहा हूं वो समझ लीजिए। अभी ये कहा कि गोरक्षक दल रजिस्टर्ड नहीं है। ये गुजरात सरकार जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो जो 1394 गोरक्षक दलों को 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि ऑफिशियल वेबसाइट पे डला है गुजरात सरकार की, 2011 से 14 तक दी गई। ये कौन है फिर अगर रजिस्टर्ड नहीं है? और इसी प्रकार की हिंसा उन लोगों ने की और सरकारें पुरस्कृत करती रही। मेनका गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा, ये लिखा भारत भारती में कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी मात्रा में लाकर गायों का कत्ल पोरबंदर में किया जाता है, गांधी के पोरबंदर में। ये सवाल तब नहीं खड़ा करते हैं। आश्चर्य ये है कि सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की हिंसा को नाकामी तो मैं मान गया, मैं फिर मान गया। यहाँ बैठा हर मेहमान मान रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने क्या किया बतौर एक बड़ी पार्टी, देश की गंभीर पार्टी, आपने इन लोगों को समझाने और रोकने के लिए क्या किया है? कुछ किया है तो बता दीजिए, नहीं किया है तो कहिए हमने भी नहीं किया है। हमने सिर्फ सवाल पूछा। हमारी कांग्रेस शासित राज्यों में एक उदाहरण बता दीजिए जहां हमने प्रोटेक्शन दिया और कर्नाटक में भी 6 घटनाएं, कर्नाटक में भी 6 घटनाएं हुई। यहाँ नहीं मारा जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ एक उदाहरण नहीं है कि थाने में जाकर हम प्रोत्साहित करते हो हिंसा करने वालों को और उनको भगत सिंह बताते हो। 1 मिनट में आ रहा हूं, मनीष जी कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, वहां से तस्वीर आ रहे हैं। मनीष आप कुछ दिखा रहे हैं? मनीष आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं वहां से तस्वीर, कोई खास तस्वीर? मनीष आप सुन पा रहे हैं मुझे? बाहर निकल जाओ ना। नहीं, आवाज नहीं जा रही है उनको। ठीक है, अब जा रही है। अभय जी बात पूरी कीजिए। हेलो, आता हूं कि मध्य प्रदेश है वो क्राइम में नंबर 1 है बीते 10 साल से। अब महाराष्ट्र की में भाजपा की सरकार आई है, वो दूसरे क्रम पर आ गया। राजस्थान तीसरे क्रम पर आ गया। गुजरात की जो सूचनाएं बाहर नहीं आती। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे 97,211 जघन्य अपराध हुए, 14,791 हत्याएं हुई। और अगर आप देखेंगे कॉग्निसेबल क्राइम, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बिहार से ज्यादा क्या पीएम के इस बयान के बाद फैलाने के बजाय सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मुझे ये बता दीजिए पीएम के इस बयान के बाद क्या आगे घटनाएं नहीं होंगी, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं? प्रेम शुक्ला इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई और कार्रवाई आप लोग करेंगे या सिर्फ बयानबाजी होगी? जो कोई अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा और अपराध करने के बाद ये प्रधानमंत्री का साफ संदेश है। लंपटों को जो है वो सावधान होना आवश्यक है, वरना वो कड़े दंड के पात्र है। सर ये तो सब सुशांत मैं एक बात हल्की जोड़ रहा हूं। मैंने दसियों बार कम से कम देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने मारपीट की परिसर में, प्रशांत भूषण के साथ मारपीट की, वो पार्टी प्रवक्ता बन के चैनलों पे बैठे हुए हैं। तो लंपटों को पुरस्कृत करना है कि दंडित करना है, ये प्रेम शुक्ला बताएं। सीधी सी बात है, अगर कार्रवाई हो गई होती तो चीजें रुक गई होती। ये तो आप वैसे ही बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी आप ये वैसे ही बात कर रहे हैं। अरे पर्यावरण का एमएलए है जिसको चढ़ के मार रहा था, पत्रकारों को मार रहा था, वो भी प्रवक्ता बना बैठा रहता है। तर्कशास्त्र का एक बड़ा अच्छा वो सिद्धांत है कि जब आप तर्कशास्त्र में आपके पास तर्क नहीं होते हैं तो आप फिलॉसफी बताते हैं, वो फिलॉसफी से देश नहीं चलता। बहरहाल देश के लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, और पीएम के कहने के बाद भी क्या होगा नहीं होगा, ये हम बतौर पत्रकार आपको दिखाते रहेंगे।